नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और आज बाजार की बात करें तो वीकली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी के मौके पर जो क्लोजिंग है वो फ्लैट हुई। निफ्टी मामूली गिरावट लेकर 11,550 के नीचे बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में गिरावट ज्यादा थी, इंडेक्स 1.5% नीचे गिरा है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में हमने देखा। बैंक स्टॉक स्पेशली जो दिग्गज प्राइवेट बैंक थे वो दबाव के साथ ही क्लोज हुए हैं आज के सत्र में। लेकिन आईटी स्टॉक्स में हमने अच्छा मोमेंटम आज बनते हुए देखा। कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स वहां पर अच्छी खासी रौनक थी। टाइटन एक अच्छा मूवर रहा सेशन में। भारतीय इंफ्राटेल आज इंडेक्स में टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक था। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी दिखा। इंडेक्स भले ही एक दायरे में कारोबार करता रहा आज दिन भर, लेकिन अगर आप संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखेंगे तो एफआईएस डीआईएस के जो नंबर्स हैं आज के कैश मार्केट के वो आपके सामने लेकर आते हैं। डीआईएस की ओर से 120 करोड़ की बिकवाली हुई है कैश मार्केट में और एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई है। क्वांटम हालांकि बहुत कम रहा आज, सिर्फ 8 करोड़ के आसपास का। लेकिन आगे का आउटलुक यहाँ से क्या है, रणनीति क्या होनी चाहिए, आप क्यों निवेश को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रखें, इस पर हम करेंगे बातचीत। गौरांग शाह हमारे साथ मौजूद हैं आज के जानकार। ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपने क्वेश्चंस आप हमें वहां भी भेज सकते हैं। गौरांग जी, गुड इवनिंग। पहले तो मार्केट पर आउटलुक ही दीजिए। अब तो कंसोलिडेट कर रहा है 11,500 11,450 इन लेवल्स के आसपास। ये थोड़े से में और रहेगा ये कंसोलिडेशन का फेज, और जो नए बायर्स है जो कि खरीदारी करना चाहते हैं उनको भी रुकना चाहिए या फिर मौके पर्याप्त मार्केट में? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो हमारा ये मानना है दीपाली के बाजार हूबहू वही चीज नकल कर रहा है जो हमने 11,200 और 300 के आसपास देखा था। यानी कि एक दायरे में बाजार काम कर रहा है। उस समय भी हमने देखा, फिर 11,300 के ऊपर गया, तत्पश्चात भी हमने एक दायरे में बाजार को काम करते हुए देखा। और अभी अभी मेरे ख्याल से इस हफ्ते की शुरुआत में ही हमने करीबन 11,790 11,800 के आसपास का एक उछला स्तर, उच्चतम स्तर बनाया था। तो ये अक्सर हम देखते हैं पिछले 3-4 हफ्तों से, अगर आप देखें कि बाजार एक नई ऊंचाई बनाता है और फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए बाजार एक दायरे में काम करता है। और ये बाजार की सेहत के लिए और हमारे आपके लिए भी उचित इसलिए है। इससे क्या होता है कि एक मजबूत बुनियाद बनती है, और ये बुनियाद इसलिए जरूरी है कि इस बुनियाद के सक्षम रूप से बनने के बाद जब बाजार फिर से ऊपर जाता है तो उस ऊपरी स्तर को झेलने में सहारा मिलता है। तो हमारा ये मानना है कि ये पूरा हफ्ता, यानी कि आज कल भी देखा, आज भी हमने वही देखा, और मेरा ये मानना है कि शुक्रवार यानी कि कल भी मेरे ख्याल से एक दायरे में बाजार कामकाज करेगा। आने वाले हफ्ते में मुझे उम्मीद है कि हम फिर से 11,600 11,700 के तरफ जाएंगे, और संकेत अगर स्थानीय रूप में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक आए और जो खरीदारी है स्थानीय संस्थागत निवेशकों की और विदेशी संस्थागत निवेशकों की, वो फिर से अगर लौट करके आती है काफी मात्रा में, तो मेरे ख्याल से हम 11,800 के ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ समय तक, 1 या 2 दिन के लिए अभी भी मेरे ख्याल से एक दायरे में कामकाज करता रहेगा बाजार। जहां तक आपका सवाल है खरीदारी की, तो मेरा ये मानना है कि पूरी ताकत लगा करके खरीदारी न करें, धीरे धीरे करके किश्तों में खरीदारी करें, और ज्यादातर अहमियत दे दिग्गजों को और कुछ चुनिंदा मझौले शेयरों में क्षेत्र को ध्यान में रखें। ठीक है, कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद है। पहले कॉलर हमारे साथ नयन है बातचीत करने के लिए। नयन नमस्कार। इनफैक्ट पराग हैं, माफ कीजिए, मुंबई से। पराग जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर जी। मैंने 4,400 शेयर्स बाय किए हैं एट एवरेज प्राइस ऑफ 11.48 ऑफ वोडाफोन आइडिया एक साल पहले। अभी सुप्रीम कोर्ट के एजीआर पे क्लैरिटी देने के बाद इसमें बने रहना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? पूछ लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा आपका गौरांग जी? अब इनके भाव फाइनली आ गए हैं, इनफैक्ट उसके ऊपर ये स्टॉक है, निकल जाना चाहिए ये प्रॉफिट्स लेके या फिर रख लें? तो पहले तो मेरे ख्याल से जब 1 साल पहले खरीदारी करी थी तब भी काफी इनके पास कारण थे कि ये ऐसे कंपनी में निवेश न करें। इन्होंने निवेश किया और फिर हमने मेरे ख्याल से 3 रुपए के आसपास भी स्तर देखा है दीपाली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, निचला स्तर में बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया में। और अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से सबसे कमजोर खिलाड़ी यानी कि वोडाफोन आइडिया, क्योंकि इनकी वित्तीय परिस्थिति और जो 10 साल में
जो बकाया इनको भरना है सरकार को एजीआर के रूप में, वो बहुत भारी भार डालेगा इनके आउटफ्लोज के ऊपर। दूसरी तरफ हमने कल और आज सुना कि शायद वोडाफोन आइडिया की मैनेजमेंट कुछ रकम जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें दीपाली कि ऐसी बैलेंस शीट, वो भी ऐसे क्षेत्र से जहां पर प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन बहुत ही ऊपर की तरफ है, इतना आसान नहीं होगा इनको पैसे जुटाना। 1 साल बाद मुनाफे में आई है कंपनी। मेरी राय में जितना भी छोटा मुनाफा मिल रहा है, आप अपना मुनाफा लेकर के अगर आपको यही पूंजी लंबी अवधि के लिए कोई अच्छी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में आपको निवेश करना ही, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार इनके बैलेंस के तहत आता है, इनके बैलेंस शीट के तहत आता है, या फिर भारती एयरटेल, ये दोनों में से कोई भी एक पसंद कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए, लेकिन यहां से निकले तो ज्यादा उचित होगा। ओके, ट्विटर के जरिए योगेश भाटिया ने एक सवाल भेजा है एलएनटी पर। ये सवाल पूछना चाहते हैं, ये खरीदारी करना चाहते हैं एलएनटी में, नई एंट्री अभी 950 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, तो क्या लेना चाहिए इन लेवल्स पर? तो लंबी अवधि के लिए बिल्कुल लेना चाहिए। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग खास करके इनका कामकाज है, इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन का कामकाज है, डिफेंस का बहुत बड़ा कारोबार है, और हाल ही में मेरे ख्याल से कुछ ऑर्डर्स भी मिले थे। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात की है, जिस तरीके से जो हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस इक्विपमेंट्स, वहां पर कुछ चीज़ों पर पाबंदियां लगाई हैं। हमने फिर टिप्पणी सुनी कि आने वाले समय में और भी कई सी चीज़ों को पाबंदी लगाएंगे और भारत में ही बनाने के ज़्यादा पहल करेंगे, और कंपनियों को उसी तरीके से मेरे ख्याल से फ़ायदा भी होगा। तो अगर साल 1.5 साल का नजरिया है तो धीरे धीरे शुरुआत करें और गिरावट पर जोड़ते जाएं। ठीक है, तो शुरुआत कर सकते हैं खरीदारी की, डिप्स मिले तो वहां भी और ऐड कर सकते हैं। श्रीराम है हमारे साथ फोन लाइन पर अकोला से। श्रीराम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार, मेरे पास एनएचपीसी के आईपीओ में अलर्ट हुए 333 शेयर है, तो उसका अभी 22-23 के बीच अंदर, तो क्या करना चाहिए उसमें? 21 रुपए, 21.5 रुपए है अभी भाव। गौरांग जी, नुकसान हो रहा है इनको काफी। 36 के प्राइस पर शेयर्स लिए हुए हैं, थोड़े क्वांटिटी भले ही ज्यादा नहीं है लेकिन नुकसान है, तो क्या करना चाहिए, क्या सजेशन है? पहले तो मेरे ख्याल से काफी निवेशक जिन्होंने आईपीओ में इस शेयर में पैसे निवेश किए थे और शेयर मिले थे, उनको मेरे ख्याल से काफी मायूसी का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि काफी लंबे समय से आईपीओ के दाम से बहुत नीचे चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से सरकार अब ऊर्जा उत्पादन वाली कंपनियों में नीतियों को लेकर के बदलाव कर रही है, शायद इस कंपनी का भी भविष्य थोड़ा बहुत उज्जवल हो सकता है। हालांकि 14.5 रुपए के आसपास इनको मेरे ख्याल से हाल फिलहाल नुकसान हो रहा है प्रति शेयर, तो हाल फिलहाल तो होल्ड करें, क्योंकि इन नीतियों में जो बदलाव हो रहा है सरकार को लेकर के, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र को लेकर के, उसके तहत शायद थोड़े बहुत नुकसान कम हो सकता है। और जो भी छोटा मोटा नुकसान आप भुगतने की क्षमता रखते हैं वो फिलहाल होल्ड करें, थोड़ा नुकसान कम हो जाए तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। और अगर विकल्प के रूप में यही पूंजी कहीं और निवेश करनी है आपको लंबी अवधि के लिए, तो अशोक लेलैंड, एल&टी फाइनेंस या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये कुछ मेरे ख्याल से कंपनियां हैं जहां पर पूंजी निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। ठीक है, एक सवाल हमें फेसबुक के जरिए अंकित गुप्ता ने भेजा है। एस्कॉर्ट्स पर ये सजेशन लेना चाहते हैं। 1117 का परचेजिंग प्राइस है, व्यू लॉन्ग टर्म है, और पिछले 2 दिनों में तो स्पेशली एस्कॉर्ट्स पर हमने काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखा। आज भले ये फ्लैट बंद हुआ हो, तो पोजीशन तो इनकी प्रॉफिट्स में है, बट क्या सजेशन है आपका? बेशक लंबी अवधि के लिए निश्चिंत होकर के बने रहें। आप ही के चैनल, सहयोगी चैनल, हमने मेरे ख्याल से करीबन 450-500 के आसपास जिक्र किया था एस्कॉर्ट्स का। और ये कंपनी दीपाली ट्रैक्टर्स बनाती है और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स बनाती है, और कारोबार को लेकर के हम काफ़ी सक्षम रूप से निश्चिंत हैं कि आने वाले समय में इनका जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है ऑटो क्षेत्र में, खास करके ट्रैक्टर्स को लेकर के, कृषि क्षेत्र को से जुड़ी हुई जो कामकाज है, वहां पर इनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो लंबी अवधि के लिए बने रहे, जल्दबाजी करके मुनाफा समेटने की मैं राय नहीं दूंगा।
ठीक है। आर के भाटिया हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर। भाटिया जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी सर, मेरे पास IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स के 2000 शेयर हैं जो कि 776 पर लिए हुए हैं। ठीक हाँ, है, नमस्कार जी। तो 776 की बाइंग आपके भाव के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, तो पूछ लेते हैं गौरांग जी से। गौरांग जी 2000 शेयर IOL केमिकल के बहुत चला है ये स्टॉक। इनफैक्ट अगर आप पूरा फार्मा स्पेस देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो सबसे ज्यादा चलने वाला स्टॉक रहा है शायद, अगर YTD परफॉर्मेंस देखें काफी ऊपर लिया है इन्होंने। अब क्या सजेशन है इनके लिए? तो मेरी राय में स्पेशलिटी केमिकल्स और एक क्षेत्र है जो मेरे ख्याल से बहुत ही आकर्षित लग रहा है, और हमने देखा भी है कि जो भी नीतियों में बदलाव किया है, खास करके जो चाइना से या फिर चीन से स्पेशलिटी केमिकल्स आते थे वहाँ पर काफ़ी पाबंदी लगाई है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई। तो मेरा मानना है कि स्पेशलिटी केमिकल्स को ध्यान में रखते हुए एक सुझाव होगा PI इंडस्ट्रीज, और अगर आपको फार्मास्यूटिकल्स में ही निवेश करना है तो मेरी राय में आप अपना जो भी मुनाफा हो रहा है वो समेट करके एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स, औरोबिंदो फार्मा या फिर टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, ये तीनों में से कोई भी एक कंपनी आप चुन सकते हैं। ठीक है। राजकुमार ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। टाटा पार्क पर 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए गौरांग जी, खरीदारी का भाव है 62 रुपए 60 पैसे का, जानना चाहते हैं क्या करें। तो टाटा पार्क पर क्या रिकमेंडेशन होगी? 85 और 90 मेरे ख्याल से ये लक्ष्य हमारे लंबी अवधि के लिए, और मैं इनको बने रहने की राय दूंगा। और जैसे मैं अभी NHPC के लिए जिक्र कर रहा था, तो ये एक निजी क्षेत्र की कंपनी है ऊर्जा उत्पादन में, और डिफेंस में भी थोड़ा बहुत ये कामकाज करती है, जिसका ऑर्डर भी इनको मिला हुआ है। और जो भी कठिनाई थी UFBP को लेकर के, वो भी अब इतिहास हो चुकी है। तो लंबी अवधि का नजरिया बने रहें और गिरावट पर और जोड़ें। रमन लांबा ने एक सवाल हमें भेजा है फेसबुक के जरिए। अशोक लेलैंड पर इनका सवाल है, लॉन्ग टर्म व्यू है लेकिन खरीदारी का भाव काफी ऊपर है गौरांग जी इनका। अशोक लेलैंड में 91 का प्राइस है जहां इन्होंने पोजीशन ली है, तो क्या करना चाहिए? 69 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा ऐड कर ले यहाँ पर, या कोई और सजेशन है? नहीं, बिल्कुल बने रहे। और अभी विकल्प के रूप में मैंने अशोक लेलैंड का भी नाम लिया था, पहले वाले निवेशक को जिन्होंने हमने बात की, राय दी। और मुझे लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल, हेवी कमर्शियल व्हीकल, मीडियम कैपेसिटी कमर्शियल व्हीकल, ये सब में अच्छा खासे बदलाव आएंगे। और अगर सरकार की तरफ से बहुत जल्द वो स्क्रैपेज पॉलिसी आ जाती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो कमर्शियल व्हीकल बनाती है, मिसाल के तौर पर अशोक लेलैंड है, M&M है, टाटा मोटर्स है, या फिर आइशर मोटर्स, क्योंकि ये भी कमर्शियल व्हीकल बनाती है, तो इनको बहुत बड़ा फायदा होगा। सिर्फ एक ही चीज देखनी चाहिए कि ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी, इसमें कोई शब्दावली में छुपे हुए शब्द नहीं होने चाहिए, स्पष्ट रूप से ये पॉलिसी आनी। ठीक है। पीयूष ने एक सवाल भेजा है अगेन फेसबुक पर, और इनफैक्ट फ्यूचर रिटेल पर इनका सवाल है। और पिछले 2-3 दिनों में स्पेशली गौरांग जी ढेर सारे सवाल हमें फ्यूचर रिटेल पे मिले हैं। इन्वेस्टर्स हैं जो कि 130, 140, 150 के लेवल पर स्टॉक को खरीद कर अब फंस चुके हैं। आज भी लोअर सर्किट लगा है स्टॉक में, 160 पर इनकी बाइंग है, तो ये भी नुकसान में है। क्या सजेशन होगा सभी व्यूअर्स के लिए? खबरें आई है इस ग्रुप को, फ्यूचर ग्रुप को लेकर के हाल ही में, और जिस तरीके का माहौल है, मेरे ख्याल से थोड़ा सचेत रहना चाहिए सभी निवेशकों को। और अगर आपको आपका नुकसान आपकी जोखिम झेलने की जो सीमा है उस पर आकर के खड़ा है या उसको पार कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। विकल्प के रूप में अगर मुझे एक शेयर इनको अगर राय देनी है लंबी अवधि के लिए जहां पर ये परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो होगा आदित्य बिरला फैशन, ABFRL। ये ज्यादा उचित पसंद होगी लंबी अवधि के लिए। ठीक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब एक कॉलर हैं, सूर्य प्रकाश जमशेदपुर से। सूर्य जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ नमस्ते मैम, नमस्ते गौरांग सर। मेरे पास मुथूट फाइनेंस 60 शेयर है 1270 के प्राइस पे। उसी का लॉन्ग टर्म व्यू है मैम, तो क्या आपने काफी ऊपर लिया ये स्टॉक। हाँ ठीक है, पूछ लेते हैं गौरांग जी। मुथूट फाइनेंस 1270 पर इन्होंने ले लिया, और ये पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से थोड़ी मुनाफा वसूली दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई चिंता की बात है या फिर रखें इसको? पहले तो इनको भी सादर प्रणाम हमारे तरफ से। तो
मेरे ख्याल से ये असमंजस परिस्थिति इसलिए हुई है क्योंकि हाल ही में जो क्रेडिट पॉलिसी आई थी दीपाली, उसमें गोल्ड लोन्स को लेकर के जो मार्जिन या एक्सपोजर है उसमें कुछ बदलाव किए थे और कवर अप मार्जिन जो होता है उसको बढ़ाया गया था। उसके कारण मन्नपरम और मुथूट, ये दोनों ही जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं, उनमें हमने कुछ गिरावट आती हुई दिखी थी। लेकिन एक चीज लोग भूल जाते हैं कि जो लोन देती है ये दोनों कंपनियां, वो सोने को लेकर के सोने के सामने लोन देती है। और मेरा नजरिया आपको तो काफी लंबे समय से पता है सोने के ऊपर मेरे क्या मतलब लक्ष्य है 3, 4, 5 साल की अवधि के लिए। तो मैं इनको पहले तो राय दूंगा कि आप निश्चिंत होकर के बने रहें और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो 1100 या 1100 के नीचे आप चाहें तो थोड़े बहुत शेयर और भी जोड़ सकते हैं ताकि आपका खरीद का भाव नीचे आ जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो भी मतलब परिस्थिति है धीरे धीरे करके जिस तरीके से बदलाव होगा उसको लेकर के इनके नतीजे भी काफी बेहतर आएंगे। तो बने रहें और गिरावट पर जोड़े जैसे मैंने आपको राय दी है। ठीक है। अगला सवाल हमें फेसबुक के जरिए यादव अग्रवाल ने भेजा है। 2 स्टॉक्स है औरंग जी इनके पास। ग्लेनमार्क फार्मा 490 का परचेजिंग प्राइस है और दूसरा है टाटा स्टील, यहाँ पर 255 का इनका खरीदारी का भाव है। ग्लेनमार्क फार्मा इनके प्राइस पर ही ट्रेड कर रहा है जो बाइंग प्राइस है। टाटा स्टील में 255 का भाव है क्योंकि तो ये पोजीशन इनकी काफी प्रॉफिटेबल है, ऑलमोस्ट 70-80% के रिटर्न इनको मिल रहे हैं। तो क्या सजेशन दोनों शेयर्स में? दोनों को ही लंबी अवधि के लिए खरीदारी के राय है और फार्मा क्षेत्र दीपाली 5-6 महीनों से लगातार निरंतर चल रहा है। तो कभी कभी कोई क्षेत्र अगर इतना चल जाता है तो कुछ समय ऐसा आता है कि लोग मुनाफा वसूली के लिए आ जाते हैं, थोड़ा बहुत थम जाता है ये क्षेत्र। इनमें स्टॉक्स भी मेरे ख्याल से कुछ देर तक सांस लेते हैं, रुक जाते हैं और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन भविष्य अगर आप मुझे पूछे ग्लेनमार्क फार्मा का तो वो तो मुझे काफी अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से जो पिछले 2 या 3 तिमाही से लॉन्च नई दवाओं को लेकर के जो लॉन्च होने थे वो उस तीव्र गति से नहीं हुए, लेकिन मैनेजमेंट ने टिप्पणी करी है कि पूरी कोशिश की जाएगी, कारोबार की रणनीति में बदलाव किया जाएगा और उसमें आपको परिवर्तन आते दिखेगा। तो बने रहे ग्लेनमार्क फार्मा में और गिरावट पर और जोड़ सकते हैं शायद। और टाटा स्टील में अब इनके ऊपर है दीपाली, अगर जरूरत से ज्यादा मुनाफा है तो थोड़ा बहुत तो मुनाफा समेटे, करीबन 30-40% बेच करके मुनाफा समेट ले, बाकी में बने रहे। ठीक है। दीपेश सोनी ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर ही। मैक्स हेल्थकेयर पर 128 के भाव पर इनकी खरीदारी है। 111 माफ कीजिए, इस लेवल पर ये स्टॉक बंद हुआ है 5% के सर्किट पर। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इन्होंने 52 वीक हाइस पर ही पोजीशन बनाई है स्टॉक में, थोड़ा नीचे है इनके भाव से, क्या करें? तो पहले तो दीपाली खरीदारी करने की, बेचने की या बने देखने की राय नहीं दे सकते क्योंकि इस पर कवरेज नहीं है। लेकिन इस कंपनी को मैंने देखा है, बैलेंस शीट भी पड़ी है। अपनी जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से आप अपनी पोजीशन बना करके चलें। ठीक है। सुमित है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। सुमित बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग आप दोनों को। मेरे पास आईटीसी के 100 शेयर्स हैं जिसकी एवरेज 188 है। मेरा थोड़ा मीडियम टर्म व्यू है। मैं जानना चाहता हूँ कि कब तक ये स्टॉक जो है 300 के लेवल्स को छुएगा, अगर छुएगा भी कि नहीं छुएगा, ये बड़ा डायलेमा है क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी रैली करी है 2-3 मंथ्स में, बट ये स्टॉक तो चलने को तैयार ही नहीं है अभी तक। ठीक है। गौरांग जी, इनफैक्ट ये सवाल तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का है कि ये शेयर चलता क्यों नहीं है। अब बताइए इनके लिए क्या सजेशन है? तो 188 पे खरीदा और इनका नजरिया छोटी अवधि का बता रहे हैं, लेकिन ये जो लक्ष्य बोल रहे हैं दीपाली, ये 300 रुपए का बोल रहे हैं। यानी कि आप प्रतिशत के हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि छोटी अवधि में इनको कितना मुनाफा चाहिए। ऐसी बातें संभव नहीं होती है सर। अगर आपको मोटा मुनाफा कमाना है तो आपको समय भी उतना ही लंबा देना पड़ेगा, जिसको लेकर के फिर परिस्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे। हमारा जो लक्ष्य है वो 1.5 साल के नजरिए से करीबन 245-265 का है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए सर, अगर आपको 300 रुपए का लक्ष्य चाहिए तो आपको नजरिया कितना लंबा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सजेशन आईटीसी पर रहेगा। चलिए इसके अलावा कुछ और कॉलर्स से बातचीत करते हैं और एक सवाल हमें मिला है
दादन की ओर से, हुबली से हैं, ये फोन लाइन पर हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे इनसे, लेकिन पहले क्विक ब्रेक ले लेते हैं। गौरांग जी बने हुए सभी सवालों के जवाब देने के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर दादन है हुबली से। दादन नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, नमस्कार मैडम। आरती ड्रग है हमारे पास, 3000 के रेट में परचेज किया है। 50 शेयर है, 50 शेयर है मैडम। 3000 के रेट से परचेज किया है मैडम। क्या करना चाहिए, आपका क्या सजेशन है? गौरांग जी क्या सजेशन होगा? 3000 के भाव पर 50 शेयर्स हैं, इनके भाव से थोड़ा सा नीचे है, स्लाइटली नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट ये भी बहुत ऊपर लिया है इन्होंने, बट अब क्या करेंगे इस पोजीशन में? दीपाली, ये सबसे सक्षम कंपनी है फार्मा क्षेत्र की, और अगर आप देखने जाएं तो बाकी दिग्गज कंपनियों पर जिस तरीके से यूएस एफडीए फॉर्म 483 प्रोडक्ट रिकॉल की दिक्कतें और सवालिया निशान लगा है, वैसी कोई दिक्कत इस कंपनी को नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर के, हाँ वॉल्यूम्स को लेकर के थोड़ी कमी बिल्कुल नजर आती है, लेकिन निवेशकों को इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, बने रहे। और अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए तो थोड़ी बहुत और गिरावट आती है तो ये बिल्कुल जोड़ सकते हैं। और ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए त्रिवेणी है हमारे साथ दिल्ली से। त्रिवेणी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैम मेरे पास फ्यूचर रिटेल का 200 शेयर है। हेलो हेलो ओके। और मेरा और किस भाव पर है आपकी खरीदारी? 137। हेलो हेलो ठीक है, पूछ लेते हैं। क्या गौरांग जी क्या सजेशन रहेगा फ्यूचर रिटेल? इनफैक्ट अभी आपने व्यू दिया ही था और मैंने आपसे बताया भी था कि ढेर सारे सवाल हमें फ्यूचर रिटेल पे मिल भी रहे हैं, क्योंकि अब फंस चुके हैं लोग इन स्टॉक्स में जो कि लोअर सर्किट लगा रहे हैं। तो एक बार रिपीट कर दीजिए अपना सजेशन इनके लिए। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से फ्यूचर ग्रुप के ऊपर जो खबरें आई उसको लेकर के पिछले दिनों में जो हरकत हुई है कुछ शेयरों में फ्यूचर ग्रुप के, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से लोगों को थोड़ा बहुत सचेत होना चाहिए। और अगर आपके जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से अगर वो नीचे का स्तर आता है तो आपको सही कदम उठाने चाहिए। मेरी राय में अगर मौका मिलता है तो यहाँ से निकल करके AB फैशन रिटेल लिमिटेड, आदित्य बिरला फैशन, इसमें निवेश करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। ठीक है, तो AB फैशन ज्यादा बेहतर विकल्प है। मौका मिले तो यहाँ से एग्जिट कीजिए और वहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। शुक्रिया गौरांग जी, शो का हिस्सा बनने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी, आपका जो भी राय रखी है वहां पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी तरीके से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। और आप सभी को शुभ रात्रि हमारे तरफ से। जी शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और हमारे सभी व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस थे उनको आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। नहीं खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंबी सेवा से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।